नमस्कार, न्यूज़ लॉन्ड्री में आपका स्वागत है। मैं हूं बसंत कुमार। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं लेखक पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तव। न्यूज़ लॉन्ड्री के पाठक इनसे परिचित होंगे क्योंकि कुछ महीने पहले तक न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी में इनका लेख नियमित रूप से प्रकाशित हो रहा था। इनकी हाल ही में एक किताब आई है कच्छ कथा, जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। ये साझे अतीत की तलाश का सफ़रनामा कच्छ कथा राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। सर, जब मैं इस किताब को पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले मुझे एक शब्द पे नज़र पड़ी जहां आपका परिचय दिया गया है, एथनोग्राफिक यात्रा आख्यान। तो आज तक जो हमने यात्रा आख्यान पढ़ा है, चाहे वो मतलब फणीश्वरनाथ रेणु का हो या दूसरे लोगों का, उससे और एथनोग्राफिक यात्रा आख्यान में अंतर क्या होता है, ज़रा बताएंगे? देखिए, एथनोग्राफिक तो ये नाम जो है मतलब डिस्क्रिप्शन खोजते वक्त बाद में रखा गया। असल में एक समस्या ये थी कि न तो ये कोई डायरी है, न ये रिपोर्ट है, न ये कोई विशुद्ध यात्रा आख्यान ही है। हालांकि यात्राओं पर ही आधारित है। इसमें इतिहास भी है, भूगोल भी है, थोड़ी सी एंथ्रोपोलॉजी भी है, कल्चर भी है, पॉलिटिक्स भी है। सतह के नीचे पॉलिटिक्स भी चलती है। तो ये है क्या एग्जैक्टली, कौन सी विधा ये आ गई है, ये मुझे भी नहीं पता था और प्रकाशक को भी नहीं उस तरह से पता था। तो हम लोगों ने फिर वही सोचा कि इसको क्या किया जाए। तो दरअसल समाजशास्त्र में, सोशोलॉजी में एक फील्ड रिसर्च का तरीका होता है जिसको एथनोग्राफिक रिसर्च कहते हैं। उसमें आप किसी एक खास समाज या समुदाय के पास जाते हैं और उस समाज समुदाय के दैनिक जीवन, उसके जीने के तरीके, संस्कृति, उसका खान पान, रहन सहन और बाकी उससे निकलते हुए जो भी आयाम हैं उनको दर्ज करते हैं। ठीक है। तो एथनोग्राफी की स्टडी एसेंशियली एक फील्ड स्टडी होती है, लेकिन समाजशास्त्र में आमतौर पे रिसर्चर्स जो हैं इसको बड़े फार्मूलाबद्ध तरीके से क्वेश्चनएयर्स के माध्यम से करते हैं। ये अपने आप स्वतः तरीके से एथनोग्राफी की स्टडी हो गई है, जो कि मुझे भी नहीं पता था। लेकिन ये हुई क्यों, उसकी वजह यह है कि मैं लौट लौट के बार बार एक ही जगह पे गया। तो चूंकि वो एक ही जगह पे केंद्रित है, वहीं के लोगों से जुड़ी हुई है, और बार बार उन्हीं जगहों और उन्हीं व्यक्तियों को मैंने जो है रिव्यू किया कि कल आया था तो आज क्या है, फिर कल क्या होगा। तो वो जो बदलाव, एक स्थिर जगह मतलब लोकेशन, वहाँ के लोगों, उनके रहन सहन और संस्कृति में जो बदलाव समय के साथ घटे, उनको दर्ज करने की एक अनकॉन्शियस कोशिश जैसी है। तो इसलिए एथनोग्राफिक ही इसके लिए एक उपयुक्त शब्द लगा। जब ये किताब आने वाली थी और सोशल मीडिया पे हम पढ़ रहे थे, तो मुझे ऐसा अंदाज़ा था, क्योंकि मैं आपको बतौर पत्रकार पढ़ते रहा हूँ तो आप लॉन्ग फॉर्म रिपोर्ट लिखते रहें, तो मुझे अंदाज़ा था कि कच्छ में जो 2001 में भूकंप आया था, उसके पहले और उसके बाद उससे जो पीड़ित लोग हैं उनके जीवन में क्या क्या बदला, उस पर एक गंभीर रिपोर्टिंग होगी, लॉन्ग फॉर्म, और एक डिटेल ये किताब होगी। लेकिन जब मैं किताब पढ़ने लगा, आपने भी जिक्र किया कि इसमें इतिहास है, भूगोल है, वहाँ की संस्कृति है, वहाँ आज भी है लेकिन आज कम, पुराना समय ज़्यादा है, वहाँ की संस्कृति क्या थी, वहाँ कैसे हिंदू मुस्लिम लोग रहते थे। तो इस किताब को इस रूप में लाने की आपको क्यों लगा? और आप बार बार अपनी किताब में कई जगहों पे एक जिक्र करते हैं कि इसको लेकर हिंदी में किताबें नहीं हैं, आप जो भी कोट कर रहे हैं बाहर के राइटरों को कर रहे हैं। तो इस रूप में इसको लाने की क्यों ज़रूरत पड़ी, जबकि एक पत्रकार के रूप में आप उस हालात की रिपोर्टिंग ज़्यादा कर सकते थे? और मुझे लगता है कि मैं वही उम्मीद करके किताब खरीदा था। देखिए, मतलब शुरू से ही, जैसे लॉन्ग फॉर्म रिपोर्टिंग का जो आपने जिक्र किया, लॉन्ग फॉर्म रिपोर्टिंग में भी मतलब मैंने कभी भी स्पॉट रिपोर्टिंग या किसी मुद्दे के इर्द गिर्द केंद्रित बहुत इसको कहते हैं फैक्चुअल रिपोर्टिंग जैसा, वैसा मैंने मतलब उस दायरे में नहीं किया। हमेशा ही जब भी मैं रिपोर्टिंग पे गया कहीं भी, तो कोशिश ये रही कि 360 डिग्री चीज़ों को देखा जाए, लोगों को देखा जाए, उनके सामाजिक संबंधों को देखा जाए, खासकर जो प्रक्रियाएं चल रही हैं सामाजिक या राजनीतिक, चाहे कहीं आंदोलन हो, चाहे कोई कन्फ्लिक्ट हो, उसमें जो लेयर्स हैं, सतह हैं, उन सतहों को पकड़ा जाए, उनके बीच के कंट्राडिक्शंस को पकड़ा जाए, है ना। तो आप भी जैसे अगर देश गांव में जितने रिपोर्टाज हैं उनको आप पढ़ेंगे तो वो कहानी की शक्ल में ही आएंगे। हाँ, तो एज सच मतलब लॉन्ग फॉर्म रिपोर्टिंग की जो विधा डिफाइंड है, उस तरीके से पहले भी मैंने नहीं किया है। कहानी
की शैली में, स्टोरी टेलिंग के फॉर्मेट में ही किया है। तो फॉर्मेट तो अब चूँकि वही तरीका है लिखने का, वही मुझे आता है और वही अपील भी करता है, तो वही होना था इसमें भी। इसका जो एक्सपेंस है, जो विस्तार इसका है, जो 2001 के पहले या बाद में रुकता नहीं है बल्कि और पीछे भी जाता है, काफी पीछे। उसकी वजह पहली तो यही है कि ये पूरे देश में, भारत में कच्छ उन कुछ टुकड़ों में एक है, लैंड मास में एक है, जिनके बारे में बात नहीं की गई। मतलब खासकर हमारी जो हिंदी भाषा है, जिसमें अधिकतर कंटेम्प्रेरी कल्चर, मीडिया सब कुछ केंद्रित है, उसमें कच्छ कहीं आता नहीं है, कभी नहीं आया। हाँ, लेकिन उस पूरे कंटेम्प्रेरी मीडिया और कल्चर में गुजरात भरा पड़ा है। तो आप मतलब इस फर्क को देखिए कि कैसे एक राज्य और उस राज्य का प्रतिनिधित्व जब सत्ता में आता है तो उसके रास्ते तमाम और जगहों पे घुस जाता है, लेकिन उसी राज्य का एक हिस्सा जो है वो तभी आता है जब वो राज्य उसको बेचना चाहता है। कच्छ को बेचा गया है, ठीक है, टूरिज़्म के नाम पे, कच्छ के नमक के नाम पे वो बेचा गया है। और उससे छवि किसकी चमकाई गई है? गुजरात टूरिज़्म, गुजरात की सत्ता, है ना। तो ये बात आप मतलब ये सिर्फ यही नहीं है, कई जगहों पे आप इस चीज़ को देखेंगे भारत में कि ऐसा है कि कुछ कोनों को छोड़ दिया गया है, उन पर बात नहीं हुई है। हाँ, कच्छ की खास स्थिति इसलिए है इस मायने में क्योंकि कल्चरली कच्छ गुजरात नहीं है, कच्छ सिंध का हिस्सा है कल्चरली। दूसरा, जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ और उसके पहले जो विलय की जो पूरी प्रक्रिया चली, तो सबसे ज़्यादा जो रजवाड़े थे 250 के आसपास, ये कच्छ सौराष्ट्र में ही थे। हाँ, तो कच्छ और सौराष्ट्र, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, ये सारे सब रियासतों को मिलाया गया, 250 के आसपास थे कच्छ सौराष्ट्र काठियावाड़ के इलाके में। तो वो इसलिए भी आ गए क्योंकि उनके पास अपनी रेजिस्टेंस की उतनी पावर नहीं थी, वो रेजिस्ट नहीं कर। जम्मू कश्मीर में कुछ रेजिस्टेंस हुआ, हैदराबाद में हुआ। हाँ, तो वहाँ से अगर आप उठा के देखना चालू करते हैं तो आप पाते हैं कि सिंध का एक हिस्सा जो आ गया भारत में कच्छ के रूप में, वो अपने को तब भी असर्ट नहीं कर पाया पॉलिटिकली या कल्चरली, क्योंकि उस वक्त जो लड़ाई थी वो गुजरात को बम्बई प्रेसिडेंसी से अलग करके बनाने की थी, ठीक है। तो जो गुजरात का आंदोलन चला, उस गुजरात के लार्जर आंदोलन में कच्छ का अपना जो मतलब आंदोलन जो भी रहा हो या उसकी अस्मिता, आइडेंटिटी, वो एक छोटे हिस्से में समाहित हो गई, दब गई और वो कभी उभर नहीं पाई, ठीक है। तो आज जब आप कच्छ में जाएंगे तो आपको मतलब शुद्ध कच्छी खाना या शुद्ध कच्छी पहचान के लोग बहुत इंटीरियर में मिलेंगे, सब कुछ गुजरात में हो गया है, सब कुछ गुजराती है। हाँ, तो ये जो इसको हम कहते हैं, जैसे इंटरनल कॉलोनाइजेशन कहते हैं, आंतरिक उपनिवेश कैसे बनते हैं और बनाए जाते हैं, कच्छ उसका एक बहुत ज्वलंत उदाहरण है। और इसीलिए गुजरात पर बात करने के लिए कच्छ पर बात करना बहुत ज़रूरी था, जो कि 2002 के बाद से गुजरात के अलावा किसी और चीज़ें बात नहीं की गई। वाइब्रेंट गुजरात, गुजरात का जीडीपी, ये सब कहाँ से आता है? मुंद्रा पोर्ट है, कांडला, 2 सबसे बड़े पोर्ट कच्छ में है। कच्छ को एक राज्य बनाने की मांग अगर कर दी जाए तो गुजरात का जीडीपी खत्म हो जाएगा, आप समझिए। मतलब कच्छ को राज्य बनाने की बहुत लोग मांग करते हैं, अगर बना दिया तो ये कांडला और मुंद्रा तो कच्छ में आ जाएगा, तो गुजरात बचा कहाँ? खत्म हो गया। जैसे बिहार से झारखंड निकाला, बिहार खत्म। तो यही इसीलिए गुजरात का जो ट्रेजर है वो कच्छ है, लेकिन उसी के कल्चर को किस तरह से ख़त्म करके उसको हड़पा गया है पॉलिटिकली भी और तमाम तरीक़ों से, ये सब बातें होनी थी, बहुत ज़रूरी थी होनी। मैं जब किताब पढ़ना शुरू किया तो कच्छ को लेकर जो शुरुआती पेज में आप जब कहते हैं कि यहाँ पे कई मुसलमान परिवार आपको इस इलाके में मिलेंगे जहाँ हिंदू देवियों की तस्वीरें टंगी दिख जाएंगी, इन देवियों की सवारियाँ बेशक अलग अलग हो सकती हैं। आप एक समुदाय का भी जिक्र करते हैं, मियाना समुदाय का, जो अपने निकाह के से पहले गणेश पूजा करते हैं। आखिर तक आते आते आप जो जिनसे मिलने के लिए आप काफ़ी बेचैन थे और ढूंढ रहे थे, गढ़वी जी, उनसे मिलते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ यह एकता वक्ता सब बकवास है। तो क्या आप, मुझे लगता है किताब पढ़ते हुए कि आप इसी बदलाव को दर्ज कर रहे थे कि एक समय ऐसा था कि जब
मतलब लोग हिंदू मुस्लिम में आप एकता की बात कर रहे हैं, और उसी समय एक ऐसे व्यक्ति जो काफ़ी वहाँ काम जिनका रहा है वो कह देते हैं कि ये एकता वक्ता सब बकवास है। तो ये बदलाव कच्छ में हो गया है या हो रहा है, ये समझना चाह रहा था मैं। ये दोनों चीज़ें साथ में हैं मौजूद। अच्छा। साथ में ऐसा नहीं है कि वो गणेश की पूजा करना बंद कर दिए मियाना लोग। हाँ, हिंदू और मुसलमान के वहाँ पे एक साथ रहने, एक साझा प्रतीकों को पूजने और एक जैसे सांस्कृतिक तरीकों को अपनाने की वजह जो है वो उनका इकोनॉमिक जो डिपेंडेंस एक दूसरे पे रहा है। वो कठिन जगह है ना, जटिल जगह है, वहाँ पे पानी की दिक्कत है, हवा बहुत ख़राब है, नमक की धरती है। तो कठिन जगहों पे जब दो लोग मिलते हैं आपस में तो दोनों सह अस्तित्व साथ जीने के तरीके खोजते हैं। ठीक है, तो कच्छ का जो इलाका रहा है वहाँ बन्नी के घास के मैदान, वहाँ पे पशुपालक कई जगहों से आते रहे हैं, पशुपालकों की धरती रही है। तो वो जब महाराष्ट्र से आया, राजस्थान से आया, इधर से आया, पूरा मध्य भारत से आके मिश्रित हुआ है और साथ रहने के तरीके एक्सप्लोर किया है। उन्हीं साथ रहने के तरीकों में उनके देवी देवता से लेके तमाम हैं जो कि कॉमन है। ठीक है, अब जब एक व्यक्ति कह रहा है कि नहीं ये सब तो बेकार बात है हिंदू मुसलमान, तो वो एक पॉलिटिकल बात कह रहा है। ठीक है, मतलब एक ही स्पेस में दो तरह के लोग हैं। एक जो कि कॉन्शियसली पॉलिटिकल नहीं है, वो केवल अपने परंपरागत चीज़ों को लेके, लीगेसी को लेके जी रहे हैं, खा रहे हैं, पूज रहे हैं। दूसरा व्यक्ति वो है जो पॉलिटिकली कॉन्शियस है और जिसको पता है कि इस देश में कम्युनलिज्म नाम की एक चीज़ है, हिंदू और मुसलमान नाम की दो चीज़ें हैं और इन्हीं पर सारी पॉलिटिक्स चल रही है। तो वो आदमी अब समझता है इस बात को, तो उसकी अपनी समझदारी है, वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये दोनों चीज़ें एक साथ हैं वहाँ पे। लेकिन बदल क्या रहा है? बदल ये रहा है, जब आप देखेंगे इसमें लियाकत के बारे में, तो वो लड़का धीरे धीरे 10 साल में जो उसका डेवलपमेंट हुआ है, तो अब वो कुछ दूसरे प्रभावों में आ रहा है। बरेली से लोग आते हैं, बम्बई से लोग आते हैं, तो उसको लगता है कि नहीं, शिया और सुन्नी नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो नहीं मेरी ये आइडेंटिटी है, शिया की आइडेंटिटी ये है, तो हमें मुहर्रम नहीं मनाना चाहिए। अब ये सब सीख रहे हैं लड़के वहाँ के। ठीक है, अब सीख रहे हैं, तो इसी बात पे उस्मान भाई जो है वो आदमी बनाम यहूदी करके एक चैप्टर है, वो इस बात पे खिन्न है, कह रहे हमारे यहाँ तो लड़कियाँ भी नवरात्र में जाती हैं और वहाँ के लोग मुहर्रम भी मनाते हैं, अब ये क्या हो गया कि ज़माना बदल गया है। तो मतलब हर तरीके के लोग हैं, कुछ लोग जो महसूस कर रहे हैं, कुछ जो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि नहीं एकता वेकता कोई चीज़ नहीं थी, और कुछ लोग जो उसका हिस्सा रहे हैं और ट्रांजिशन फेज में हैं, जैसे लियाकत। ठीक है, तो एक ही स्पेस के भीतर अलग अलग किरदार कैसे बदलती हुई चीज़ों को महसूस कर रहे हैं, उनके ज़बानी जिक्र है। पर लेकिन जो बदलाव है खासकर अपनी आइडेंटिटी को लेकर, जो आइडेंटिटी आसपास के लोग धर्मगुरु देते हैं, उसमें क्या तेज़ी से बदलाव हो रहा है? और ये बदलाव क्या जो कच्छ की संस्कृति है जिसका आप काफ़ी जिक्र किए हैं डिटेल में, उस पर असर होगा? जाहिर सी बात है, असर तो हो ही चुका है। मतलब बड़े पैमाने पे आप अगर जाएंगे, बहुत इंटीरियर नहीं भी गए तो आप अगर कुछ इलाकों में घूमेंगे तो देखेंगे कि गांव-गांव में स्वामी नारायण के मंदिर बन गए हैं, बड़े छोटे मंदिर बन गए हैं। और जो मतलब स्वामी नारायण तो मान लीजिए एक संगठित कारोबार है, लेकिन छोटे छोटे जो बाबा हैं वैष्णव पंथ के अलग अलग, तो नए किस्म के पैसे वाले बाबा, उनके आश्रम खुल गए हैं। जो परंपरागत मंदिर हैं उन मंदिरों को जैसे समझिए कि इतिहास के किसी कोने में छोड़ा हुआ है। हाँ, कोई जाता नहीं है। वैसे एक मंदिर मैं बताऊं, मैं गया था, बहुत पुराना मंदिर, भुज से करीब 40 किलोमीटर पे है, पूरेश्वर मंदिर, पूरेश्वर महादेव का। अब वो मंदिर कभी भी गिर सकता है भूकंप में। वो पहाड़ी पर खड़ा है पत्थरों से, और भूकंप में वो टेढ़ा हो गया था, तो अभी भी टेढ़ा दिखता है। अब उस मंदिर में कोई नहीं आता जाता है। बाहर एक पुजारी का मंदिर वो है, घर है, उसमें भी एक आध लोग रहते होंगे। तो अब इस तरह की चीज़ें हैं जो कि कभी भी गिर सकती हैं, ख़त्म हो सकती हैं, देखने वाला कोई नहीं है। हाँ, बहुत इंटीरियर्स में लोग हैं जिनको बाहर की हवाओं से बहुत मतलब नहीं है। हाँ, वो अपने तरीके से जी रहे हैं, लेकिन कितने दिन जी पाएंगे पता नहीं, क्योंकि वहाँ भी मैं आपको बताऊँ, एकदम बॉर्डर पे जहाँ कच्छ का रण है और इको सेंसिटिव जोन है,
वहाँ ब्रोमीन की फैक्ट्री और केमिकल फैक्ट्रीज लगाने का धंधा चल निकला है। तो इको सेंसिटिव जोन में आपको रात में चलेंगे तो फैक्ट्रियाँ आपको दिखाई देंगी। आप गूगल मैप से देखेंगे कटे हुए आपको वहाँ पे सॉल्ट पेन्स जैसे दिखेंगे, तो फैक्ट्रियाँ चली गई हैं। फैक्ट्री गई है तो ट्रकें जा रही हैं तो सड़कें बन रही हैं। बहुत मतलब सड़कों का जाल जिस तरह बन रहा है वहाँ पे, मतलब कभी भी मतलब 10-12 साल पहले धौलावीरा जाने के लिए सोचना पड़ता था, अब लखपत से सीधी सड़क धौलावीरा की बन रही है। अब वो लखपत से जब सीधी सड़क धौलावीरा की बन जाएगी तो चारों तरफ से धौलावीरा घिर जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा? आप एक जगह सड़क को खतरनाक खूबसूरत कुछ एक वर्ड लिखते हैं कोई एक सड़क को देखते हुए कि वो एक नई सड़क बनी है, आपने बड़ा अच्छा मुहावरा इस्तेमाल किया कि खतरनाक खूबसूरत सड़क बनी हुई थी। मुझे अभी वो सेंटेंस याद नहीं आ रहा। मैं बीबीसी की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कच्छ को लेकर। उसमें उन्होंने लिखा है कि 200 साल पहले एक के बाद एक आए भूकंप ने वहाँ की भौगोलिक आकृति को बदल दिया। आप भी इस पे काफ़ी डिटेल में बात करते हैं कि कैसे सिंधु नदी कच्छ से दूर चली गई और एक लंबे समय से जो व्यापार का केंद्र था वो यहाँ के लोगों से दूर हो गया। तो जो भूकंप आया उसका यहाँ के लोगों के आर्थिक स्तर पे आर्थिक रूप से कितना असर हुआ? और 2001 जिसका जिक्र आप करते हैं कि 26 जनवरी के दिन बच्चे झंडा तोलन के लिए मौजूद थे तब भूकंप आया, तो ये भूकंप जो बार बार आया उसका यहाँ के लोगों के आर्थिक रूप से कितना ज़्यादा कमज़ोर कर दिया? आबादी क्या वहाँ कम हो गई, लोग बाहर की तरफ पलायन करने लगे? देखिए, भूकंप कच्छ की धरती का एक अनिवार्य अंग रहा है, ठीक है ना। वहाँ पे भूकंप आते रहे हैं और लोगों को भी भूकंप से निपटना आता था। लोगों के जीवन का हिस्सा था सूखा, भूकंप, और वो एक तरह से जैसे होता है ना कि अब आपके जीवन में वो चीज़ बार बार आ रही है तो आपने उससे कोप अप कर लिया है। हाँ, लेकिन उन सामान्य भूकंपों के अलावा जो बड़े भूकंप आए उनमें आप 1819 और ये 2001 वाला गिन सकते हैं। और ये दोनों बड़े भूकंप ऐतिहासिक रूप से इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि 1819 वाला भूकंप जो है वो सिंध और कच्छ के बीच में एक प्राकृतिक बैरियर खड़ा कर दिया और सिंधु नदी की जो धारा थी कोरी उसको दूर ले गया, ठीक है। तो अब लखपत जो है वहाँ पे पर डे लाख कोरियों का कारोबार होता था। बड़े बड़े आसामी थे, बड़े बड़े सीफेरर्स थे वहाँ पे। जो व्यापारी कौमें थीं वो मतलब बहुत मजबूत थी वहाँ पे। सबसे मजबूत कौम भाटिया कौम थी वहाँ पे। ये सारे 1819 के बाद ख़त्म हो गए या छोड़ के चले गए। मेमन एक बड़ा ख़ानदान था जो कच्छ से निकला है, कच्छी मेमन हुआ करते थे, वो सारे बम्बई चले गए हैं। मांडवी में कुछ बचे हैं, एक आदमी मेमन मोहल्ले हैं। आकबानी एक बहुत बड़ा ख़ानदान था व्यापारिक। इस तरह से मतलब अब होता क्या है कि जैसे 1819 का समय जो है वो तो महाजन हुआ करते थे, बड़े व्यापारी हुआ करते थे। हैं, उसमें एक व्यापारी जगड़ू शाह का नाम है, मुंद्रा में एक बड़े व्यापारी थे जिन्होंने बहुत काम करवाया, मस्जिदें बनवाई हैं। अब ये सारे लोग जो हैं, चूँकि ये मुंद्रा से लेके लखपत तक ये पूरा तो वेस्टर्न कोस्ट है, कच्छ की खाड़ी है, तो जब वो भूकंप आया होगा और जब वो पूरा इलाका हिला होगा तो सोचिए कि वो पूरा कारोबारी बेल्ट जो है, चूँकि कारोबार अफ्रीका तक होता था, उधर से अरब तक होता था, तो कितना बड़ा असर पड़ा होगा, ठीक है। लखपत पूरा सूख गया। तो 1819 इस मामले में बड़ा था कि वहाँ पे जो देसी जो वहाँ कारोबारी थे, व्यापारी थे, और राजा की जो ताकत थी, आर्थिक ताकत, वो सब बहुत कमज़ोर पड़ी और अंग्रेज़ों का मुकम्मल जो है कब्जा कच्छ पर उस इलाके पे हुआ। हाँ, दूसरा जब ये 2001 में भूकंप आता है तो 2001 में तो कोई अंग्रेज़ भी नहीं थे और कोई ऐसे बड़े व्यापारी, उस तरह से वो ज़माना बदल चुका है, ठीक है। तो 2001 में फिर क्या होता है? तो 2001 में ये होता है कि उस भूकंप के आते ही पुनर्निर्माण के नाम पर तमाम किस्म के फंड्स आते हैं। हाँ, अब फंड्स कहाँ से? ईसाई मिशनरियों से फंड आ रहे हैं, हिंदू संस्थाओं से फंड आ रहे हैं, विश्व बैंक और इस तरह के इंटरनेशनल एजेंसीज से फंड आ, अलग अलग तरीके से फंड आ रहा है। खूब पैसा आया, मतलब लोग बताते हैं, आप बात कीजिए कि मतलब लोगों ने कपड़े लेने, पानी लेना, राशन लेना छोड़ दिया था, इतना ज़्यादा दे दिया जा रहा था। हाँ, कि मतलब उनको अब ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, वो नहीं ले रहे थे, मना कर देते थे। हाँ,
तो सप्लाई ज़्यादा थी और ज़रूरत कम थी, ये हाल था एक समय में। तो ये जो पूरा पैसा आया पुनर्निर्माण के नाम पे और ठेके दिए गए, ये सब इन्होंने मतलब अब जाने या अनजाने हैं, कच्छ का जो अपना मिजाज था, कच्छ की जो अपनी संस्कृति थी, उससे इतर जो अपना एक आधुनिक शहरी मानसिकता होती है, उसके हिसाब से चीज़ों को खड़ा किया वहाँ पे। कुछ जगह कुछ काम डेलिब्रेट हुए, जैसे परंपरागत गांवों के नाम बदले गए, हाँ, तो स्वामीनारायण मंदिर या इस तरह के ऐसे घर आपको दिखेंगे जहाँ पे कि जिनको फंड से बनवाया गया है तो बाहर फंडर का नाम खुदा हुआ है, हाँ, ईसाई संस्था का नाम, ये सब तरफ से हुआ, हाँ। और हम जानते ही हैं कि जो धार्मिक संस्थाएं होती हैं वो प्रचार करती ही हैं इन माध्यमों से, हाँ। तो ये सब जो 2001 में हुआ है और उसके बाद बहुत से ऐसे निशान मिट गए जो 2001 के पहले थे। तो कच्छ का रीडेवलपमेंट, मतलब इसको अगर डेवलपमेंट कहें तो वो कच्छी आइडेंटिटी के खिलाफ चला गया, ठीक है। और ये बात महसूस भी करते हैं वहाँ के लोग, मानते भी हैं, लेकिन अब पैसा तो आया है, तो पैसा तो किसी को काटता नहीं है, ठीक है। तो पैसे से सबको लाभ हुआ है, हाँ, सबका दिमाग वैसा ही हो गया है। लेकिन उसमें नुकसान ये हुआ है कि जो ट्रेडिशनल तरीके जीने के थे, प्रकृति के साथ कोप अप करके, भूकंप के साथ कोप अप करके, वो तरीके लोग भूलते जा रहे हैं, ठीक है। तो जब सूखे के इलाके में या बाढ़ के इलाके में पैसा पहुंचता है तो फिर बाढ़ से और सूखे से लड़ने के तरीके लोग भूल जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि अगली बार भी कोई पैसा लेके आएगा तभी लड़ पाएंगे। ये नुकसानदेह है। आपने काफ़ी बता भी दिया। अगला सवाल मेरा यही था कि कैसे जब कोई आपदा आती है तो धार्मिक संगठन अलग अलग मजहब के काम तो नेक करते हैं पर उनके इरादे नेक नहीं होते। जैसे किताब में जिक्र है कि कॉलोनियों के नाम बदल दिए गए, वो जो स्वामीनारायण मंदिर है उन्होंने अपने हिसाब से सब रख लिया। आपने उसका जवाब दे दिया। आपने विकास को काफ़ी अपनी किताब में विकास की आलोचना की है एक तरीके से जो कच्छ में हुआ। अभी बातचीत में भी आपने कहा कि अगर उसको विकास कहें तो उस विकास ने काफ़ी कुछ छीन लिया कच्छ का। अभी 28 अगस्त को प्रधानमंत्री गुजरात में कच्छ में थे, उन्होंने वहाँ काफ़ी कुछ बोला। 2001 में जिन लोगों का निधन हुआ तो उन्हीं की याद में एक स्थल का उद्घाटन करने गए थे। उसके बाद जो खबर छपी उसका हेडलाइन कुछ ऐसा था कि कच्छ का विकास सबके प्रयास के साथ सार्थक बदलाव का आदर्श उदाहरण है। एक ऐसा ही था कि कच्छ का कायाकल्प विश्व के अनुसंधान का विषय है। आप कह रहे हैं कि उस विकास ने जिसकी बात 2001 के बाद हुई उसने वहाँ की संस्कृति को नुकसान किया, वहाँ के लोगों की रहने की जो पुरानी परंपरा थी वो छीन लिया। और यहाँ कहा जा रहा है कि जो कुछ हुआ वो विश्व के लिए रिसर्च का विषय है। क्या कहेंगे? करे रिसर्च, दुनिया भाई करना ही चाहिए। हमको तो लगा, हमको इनके कहने के पहले हमको लगा था कि रिसर्च का विषय है, ये तो अभी कह रहे हैं। तो आपको तो नेगेटिव वे में लगा ना? रिसर्च होता है तो जो निकल के आता है, पहले से तो आदमी धारणा लेके नहीं जाता है। हम तो कच्छ पहली बार जब घूमने गए थे तो हमको तो सुंदर लगा था, अच्छा लगा था। बाद में घूमते घूमते ना ये पर्सपेक्टिव बना। ये पर्सपेक्टिव लेके हम पहली बार नहीं गए थे वहाँ पे, हाँ। तो जब 2 बार 4 बार देखे, घूमे, लोगों से बात किए, तो जो धारणा बनती है वो कैसे बनती है? लोगों से बात करके बनती है, समाज में घूम के बनती है। तो अगर विश्व को अनुसंधान करना है तो वो कच्छ जाए और कच्छ जाके अपना पर्सपेक्टिव बनाए। उसे लगता है अगर कि वास्तव में बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है तो वो उस नज़रिए को रखे। लेकिन मुझे जो फीडबैक मिला, चूँकि इस किताब में मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा है, मेरी अपनी क्या समझदारी है मैं नहीं जानता। मेरी समझदारी एक पत्रकार के बतौर वही बनती है जो मेरे सामने वाला मुझसे कहता है, ठीक है। तो वो कह रहा है अगर कि यहाँ अब कुछ बचा नहीं है, और सब पैसे का खेल है, तो हम तो यही लिखेंगे, हैं, और हम उसी हिसाब से अपनी समझदारी बनाएंगे। तो हम जिन लोगों से मिले, जिनके पास गए, और पहली बात तो ये है, जब एथनोग्राफिक जो पहला सवाल आपका था, एथनोग्राफी तो फिर भी स्ट्रक्चर्ड होती है कि आपको पता होता है किससे मिलना है, आपको पता होता है कहाँ जाना है। इसमें मुझे लगता है कि एक भी यात्रा मेरी ऐसी नहीं थी जहाँ पे मैं अनजान लोगों से अचानक न मिला हूँ और उनसे फिर रिश्ता ना बना हो। तो कोई टारगेट बना के, लिस्ट बना के मिलने में गया नहीं किसी से, हाँ। निकल गए, जो मिल गया उसको गले लगा लिए, जिसने खाना खिला दिया उसके यहाँ खाना खा लिए, हाँ। उससे जो रिश्ते बने और वहाँ से जो रास्ता बना हमारा समाज में घुसने का, तो मेरा सारा का सारा फीडबैक वहीं से आया है।
हाँ, तो न तो वो इस हिसाब से बहुत स्ट्रक्चर्ड है, न वो पहले से कोई पूर्वाग्रहग्रस्त है। हाँ, तो ये जो रिसर्च है, अगर ये रिसर्च है तो ये रिसर्च मोदी जी के बयान के मुताबिक ही है, लेकिन उनके कहने के पहले से चल रहा है। तो मतलब वास्तव में दुनिया को जाना चाहिए और उसको देखना चाहिए कि कच्छ क्या है और क्या था और क्या हो गया है। लेकिन सर जो ये अमिताभ बच्चन का एक ऐड आया जिसका जिक्र आप किताब में भी करते हैं, और वो कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, तो टूरिज्म बढ़ा होगा तो उसका वहाँ के लोगों को आर्थिक फ़ायदा हुआ होगा ही। टूरिज़्म तो हुआ है वहाँ पे, मतलब कुछ टूरिज़्म तो बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आर्थिक लाभ भी मिला होगा निश्चित तौर पे। लेकिन देखिए कच्छ ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे, जैसे अब बनारस है तो कच्छ बनारस नहीं है। हाँ, आप दोनों का फ़र्क समझिए, तो टूरिज़्म का ही फ़र्क समझेंगे कि क्या लाभ कैसा हो सकता है। बनारस में टूरिस्ट आता है, होटल में रुकता है, जाता है आता है, 24 घंटा जो है वो तमाम लोगों को पैसा दे रहा होता है, ठीक है, सबकी कमाई होती है। हाँ, वो एक ठोस जगह है, 5 किलोमीटर के भीतर सब कुछ है। कच्छ में 300 किलोमीटर के दायरे में चीज़ें हैं, 5 किलोमीटर नहीं है। कच्छ में जब रण महोत्सव, जिसको जो दिसंबर जनवरी में होता है, टूरिज़्म को प्रमोट करने के नाम पे 10 साल से अमिताभ बच्चन के ही ऐड से स्टार्ट हुआ, वो रण महोत्सव जिन जगहों पे होता है वो जगहें भुज का जो जिला हेडक्वार्टर है वहाँ से न्यूनतम 100 किलोमीटर है। न्यूनतम 100 मैं कह रहा हूँ। धोरडो में होता है जहाँ वाइट सैंड है, वो भुज से 100 किलोमीटर है। 200-250 किलोमीटर करीब धोलावीरा है, ठीक है। तो आप जब ये टूरिज़्म करेंगे तो इस तरह का टूरिज़्म बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड टूरिज़्म जो होता है उसमें लोग पैकेज लेके जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि पहुँचे, बस किए, ऑटो किए और आम जनता को कुछ खर्चा पानी मिला, गोलगप्पा खाए चले आए। फिर वो क्या करते हैं लोग कि वहाँ पे एक टेंट बुक करवा लिया, यहाँ से होटल बुक करवा लिया, या टूरिज़्म वालों का पैकेज ले लिया, ठीक। इस तरह के टूरिज़्म में जो स्ट्रक्चर्ड टूरिज़्म होता है, आम जनता को कोई फ़ायदा नहीं होता है, जो बीच के कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनको फ़ायदा होता है, ठीक है। कच्छ का टूरिज़्म और बाकी बनारस जैसी जगहों का, उज्जैन जैसी जगहों का टूरिज़्म, इन दोनों में ये फ़र्क है कि वहाँ पे आम आदमी को कुछ लाभ मिल सकता है, पैसा मिल सकता है, यहाँ पे ठेकेदारों को पैसा मिलता है, ये फ़र्क है। किताब पढ़ते हुए एक बड़ा इंटरेस्टिंग किरदार मुझे वो हिंदू शासक दिखे जो बेकरार थे और एक सूफ़ी के प्रभाव में आके कि लोगों, अपने जो जनता है, हिंदू जनता, उनको इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मंदिरों का नुकसान कर रहे थे, उनको हटाने के लिए और उनसे जो युद्ध लड़ाई है उनके लिए जो दो लोग सामने आते हैं, एक हिंदू है एक मुसलमान है। वो ये एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, क्या एक ऐतिहासिक सत्य है या लोक में है, ये थोड़ा समझाइए। और वो कौन से शासक थे, उनको इतना कैसे लगाव हो गया था उस बाबा से कि उन्होंने अपने लोगों पे जुर्म करना शुरू कर दिया कि आप अपना धर्म ही बदल दो। नहीं, ये तो लिखित इतिहास है ना, ये कोई मिथक नहीं है। तो 500-600 साल हुआ है इस घटना को। राजा रायधन द्वितीय थे, तो राजा रायधन का तो वो पूरी वंशावली मिलती है कच्छ के राजाओं की। और रायधन द्वितीय का दिमाग थोड़ा सा सनक गया था किसी सूफी के चक्कर में, तो वो लोगों को, अपनी ही प्रजा को मुसलमान बनाने लगा, ठीक है। तो ये पूरी कहानी दर्ज है, इतिहास में लिखित है, और कई स्रोत हैं उसके, 2-3 स्रोत मैंने दिए भी हैं उधर। और जिन दो लोगों ने उनके खिलाफ मोर्चा बनाया, एक मेघजी सेठ अंजार के, और दूसरे जमादार फ़तेह मोहम्मद लखपत के, जिन्होंने लखपत का किला बनवाया। तो फ़तेह मोहम्मद और मेघजी सेठ ने मिलके जो है उस राजा को न्यूट्रलाइज़ किया, और 12 मनसबदारों का एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाया। 12 मनसबदार हिंदू मुसलमान मिलके थे, और इनको 12 भायड़ का राज कहा गया, 12 भाइयों का राज। और वहाँ अब ये लोक में ये बात कैसे आती है, अब 600 साल हो गया इस बात को, हाँ, तो ये बात लोक में इस तरह आती है कि लोग सामान्यतः इस पर बात करते हुए कहते हैं कि कच्छ सबसे पुरानी डेमोक्रेसी का गवाह रहा है। वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी 600 साल पहले आ गई, कि 12 भाइयों ने मिल के, हिंदू मुसलमान सब, एक वहाँ पे शासन चलाया, गवर्नेंस स्ट्रक्चर, और कोई एक राजा नहीं था, ठीक है। तो वो डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस था, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस था, हिंदू और मुसलमान मिल के चलाए। हाँ, तो वो 12 भायड़ का राज जो है कच्छ के इतिहास में, पॉलिटिकल इतिहास में एक बड़ा पड़ाव है,
जिसको वहाँ लोक में लोकतंत्र के पहले उदाहरण के तौर पे माना जाता है। अब धीरे धीरे हम लौट रहे हैं अपने समय की तरफ। आपने क्रांति गुरु श्याम कृष्ण वर्मा का जिक्र किया है और आप लिखते हैं कि इनको सरदार पटेल और नेहरू के बराबर खड़ा करने की कोशिश की गई। ये पढ़ते हुए आपने काफ़ी कुछ लिखा है इनके बारे में। ये पढ़ते हुए मुझे याद आता है कि हाल ही में सावरकर पे एक अंक निकला, जो हैरानी होगी आपको जान के कि मैं 30 जनवरी मार्ग पे, जहाँ पे गांधी जी को गोली लगी थी, वहाँ से मैंने वो अंक खरीदा था, गांधी संस्थान से सावरकर पे। और इसमें विजय गोयल लिखते हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, कि देश की आज़ादी में गांधी जी की, सावरकर की भूमिका गांधी जी से बिल्कुल कम नहीं थी। और आपने, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कि श्याम कृष्ण वर्मा इसी सावरकर के गुरु थे। तो ज़रा इनके बारे में बताएं और मुझे एक चीज़ और समझाएं कि क्या हीरो बनाने की, अपने हीरो पैदा करने की, चाहे इतिहास में उनकी कोई भूमिका हो ना हो, ये कोई आज की कोशिश नहीं, ये पहले से चल रही है, ये थोड़ा समझाएं। देखिए, एक बात तो बहुत सीधी है जो बार बार कही जाती है और कही जानी चाहिए, और भले इस बात को आरएसएस कहना बंद कर दे शर्म लिहाज के मारे, लेकिन सबको कहना चाहिए इस बात को कि आरएसएस जो है उसके पास आज़ादी के अपने नायक न थे और न हैं, ठीक है, जो भी वजह रही हो, लेकिन आज़ादी के किसी भी नायक पर आरएसएस का कोई इख्तियार न था और न है, ठीक है। अब ये एक अजीब स्थिति है कि आरएसएस की सत्ता जो है इस देश में चल रही है 8 साल से, और आगे जाने कब तक चलेगी कोई नहीं जानता। तो जब आपको पॉलिटिकल सत्ता को कंसोलिडेट करना होता है, बहुत सामान्य बात है ये कि राजनीतिक सत्ता बहुत तरीक़ों से चलती है ना, झूठ सच, योजना, रेवड़ी, 50 तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन कंसोलिडेशन जो होता है राजनीतिक सत्ता का, वो अतीत में हिस्सेदारी के बगैर नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? आप जब तक बताएंगे नहीं कि अतीत में आपका क्या हिस्सा रहा है, तो आप कंसोलिडेट नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों की स्मृति इतनी ख़राब तो नहीं है। सामूहिक स्मृति 100 साल की तो होती है ना। तो 100 साल की स्मृति में अगर संघ का कोई नायक आज़ादी के आंदोलन में नहीं रहा है, तो संघ क्या करेगा? संघ फिर अपने नायक गढ़ेगा और या तो अपने लोगों को नायक बताने की कोशिश करेगा। यही हो रहा है पिछले 8 साल से। और सावरकर तो मान लीजिए कि बहुत पॉपुलर हैं, फिर भी भगत सिंह और अंबेडकर तक को कोऑप्ट करने की कोशिश की गई है, ठीक है। श्यामजी कृष्ण वर्मा इस पूरे फहरिस्त में सबसे सीनियर व्यक्ति हैं, जिनको अभी नहीं 2003 से ही कोशिश की जा रही थी स्थापित करने की। 2003 में मोदी जी जिनेवा से उनकी अस्थियां मंगवाए थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा की। कच्छ के मांडवी के वो पैदाइश थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, और लंदन में इंडिया हाउस नाम की एक बिल्डिंग चलाया करते थे। अब इंडिया हाउस की बहुत कहानियां हैं, और श्यामजी कृष्ण वर्मा यहाँ से कैसे गए, यहाँ क्या ठेकेदारी किए और नौकरी किए और कौन कौन से फ्रॉड की बातें हैं इसमें, हैं, तो वो सब इतिहास का मामला है। लेकिन वहाँ गए और इंडिया हाउस चलाए और एग्जाइल में रह के जैसे आज़ादी के लिए लड़ते हैं लोग, लड़े होंगे, कुछ किए होंगे, जो भी किए हों। गांधी जी भी आते थे वहाँ पे इंडिया हाउस में, ये सारे साक्ष्य हैं। लेकिन श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम आज़ादी के आंदोलन में कहीं आया नहीं उस तरह से, ठीक है। क्यों नहीं आया ये तो इतिहासकार बताएंगे। लेकिन मोदी जी ने 2003 में रिवाइव करने की कोशिश की, उनकी अस्थियां लाईं। पहली बार 2003 में श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियां मोदी जी ले आए, और तब से आप देखेंगे कि वहाँ पे एयरपोर्ट से लेके कई चीज़ों का नाम श्यामजी कृष्ण वर्मा किया गया। जैसे हमारे यहाँ दीनदयाल उपाध्याय बहुत यूपी में किया गया नाम है। तो ये नाम वाम बदलना, संस्थानों का रखना, ये सब व्यक्तियों को स्थापित करने की मतलब कोशिश है, लेकिन ये अभी तक बहुत सफल नहीं हो पाया है, ठीक है। कच्छ के लिहाज से स्पेसिफिकली श्यामजी कृष्ण वर्मा का जिक्र क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये इतिहास है कि कच्छ ने महात्मा गांधी को कभी नहीं अपनाया। हाँ, ये इस पर हमको लगता है अलग से कोई बात होगी कि कच्छ में महात्मा गांधी की स्वीकार्यता क्यों नहीं थी। हाँ, इसमें वंदे मातरम किस्सा खातरम करके एक चैप्टर है जिसमें बताते हैं कि महात्मा गांधी कई बार कोशिश किए कच्छ जाने की, और कच्छ में उन्हें धोखा मिला, नाराज़ भी हुए थे वो, ठीक है। वो दलितों वाला एक
केस है स्कूल वाला। तो अब ये पता नहीं, मतलब मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे पता चला, लोगों से सुनने को मिला, इतिहासकारों से जानने को मिला कि कच्छ में मतलब जो है एक एंटी गांधी मानसिकता है। बहुत संभव है कि मोदी जी उस एंटी गांधी मानसिकता पर कंसोलिडेट करके श्यामजी कृष्ण वर्मा को स्थापित करने की चेष्टा किए हों, लेकिन अभी भी कच्छ में श्यामजी कृष्ण वर्मा कोई ऐसे आइकन नहीं है जिनका नाम आप सुन सकें लोगों से। तो मतलब कुछ हुआ नहीं है, लेकिन किताब में इस लिहाज से दर्ज किया गया कि वो एक कोशिश की गई थी और वो कोशिश अभी भी जारी है। इस पूरे जो आपकी किताब आज हमारे सामने मौजूद है, इसकी शुरुआत आपके ब्लॉग जनपद से हुई थी, और मैं कल रात को रिसर्च कर रहा था कि सुबह आपसे बात करनी है, तो जनपद का जो इस 5वां पार्ट है, इस शहर को मौत चाहिए, इसको लिखने के बाद आप आखिरी में लिखते हैं नोट करके कि इस पोस्ट को लिखने के बाद मैं अचानक अवसाद में घिर गया था। क्या वजह थी, मतलब कि आप घूमने गए थे, पहली बार वहाँ घूमने गए थे, अचानक से दिल में पहुँच गए जैसे आपने किताब में लिखा है, और आप 5वें पार्ट तक आते आते अवसाद में घिर गए, क्या वजह रही थी? अब देखिए, वैसे एक लाइन में कहें तो वो तो लखपत जाके ही आप जान सकते हैं कि वहाँ पे लखपत की चारदीवारी के भीतर कितना अवसाद भरा हुआ है, क्यों भरा है। हो सकता है चीज़ें जैसे उजड़ती हैं ना, तो उजाड़ की एक आवाज़ होती है ना। 1819 में जो लखपत उजड़ा, सिंधु नदी गई, वो उजाड़ आपको सुनाई पड़ता है और महसूस होता है भीतर। एक मतलब बहुत विराट खालीपन जिसको कहते हैं, ग्रैंड वैक्यूम है। तो आप एक बहुत विशाल खालीपन के बीच में खड़े हों, हवा साए साए कर रही हो, तो वो जो अवसाद पैदा होता है ना, वो लखपत वैसी जगह है। और इसीलिए बार बार आप देखेंगे किताब में घूम फिर के मेरी कहानी लखपत पे आती है। वो वहाँ से मुक्त नहीं हो पाते हैं। ठीक है, एक पॉइंट आता है जहाँ पे लखपत का जादू टूटता है, हाँ, लेकिन वो किसी रूप में रह जाता है। तो वो वहाँ जाने के बाद वहाँ का वो उदासी पंथ का जो गुरुद्वारा है, उसकी उदासी अपने किस्म की, वो सब के बाद हम मांडवी गए, धौलावीरा गए, लेकिन उनके बारे में एक शब्द नहीं लिख पाए क्योंकि वो दिमाग अटका रह गया लखपत में। और आज भी वो कुछ है ऐसा कि हम जब जाते हैं तो लखपत जरूर जाते हैं। किताब की लिखावट तो वैसे भी बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन कुछ सेंटेंस पे मेरी नज़र पड़ी तो मैंने उसको नोट कर लिया था। इसको वन लाइनर कहते हैं हमारे दौर में, कि प्यासे लोगों के जश्न कभी पूरे नहीं होते। ऐसे ही एक और लाइन है, और इस सब पर कहीं भारी थी वह उम्मीद की छूटी हुई कामनाएं बारिश में ही पूरी होती है। और किताब की सबसे आखिरी वाक्य है, दुनिया की हर कहानी सुखांत होनी चाहिए, सच हो चाहे भरम। आप जब आप अपना वो लिखते हैं इंट्रो किताब का, तो नमक की कसम ऐसे कुछ करके है, नमक की सौगंध, फिल्म का नाम याद आ गया। हमारे समय जब हम छोटे थे तो ऐसे नमक की सौगंध ऐसी कोई फिल्म थी अमिताभ बच्चन या मिथुन चक्रवर्ती के। तो उसमें आप लिखते हैं कि रण का पहला नमक मैंने लालजी के यहाँ खाया था, इसलिए लालजी मेरी कहानी का हीरो है। यह समूची यात्रा लालजी की तलाश है। लालजी आपको मिले, लेकिन पहली मुलाकात जैसे नहीं थे। एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहता हूँ, यहाँ लालजी सिर्फ लालजी है या वो लालजी प्रतिनिधित्व करता है कच्छ के नौजवानों की, कच्छ के लोगों की, या वो लालजी जिससे आप पहली बार अचानक से जा रहे थे, अंधेरा हो रहा था और आप देखे कि एक छोटा सा घर है, आप रुक गए और एक अजनबी के यहाँ आपने खाना खाया। लालजी है कौन? क्या लालजी आपको मिले? लालजी वो आदमी है जिसके पास कच्छी आइडेंटिटी का एक सिरा है, लेकिन उसी आइडेंटिटी को जो ताकतें निगलने वाली हैं वहाँ पर उसकी रोजी जुड़ी हुई है। वो एक द्वंद्व में जी रहा व्यक्ति है। लालजी एक व्यक्ति नहीं है, लालजी वो पूरी पीढ़ी है जो अपने अतीत और अपने वर्तमान, अपनी आजीविका दोनों के बीच में लटका हुआ है, और न वो अतीत को छोड़ पाता है और न वो अपने वर्तमान को कोई धोखा दे सकता है, क्योंकि उसे घर परिवार भी चलाना है। ठीक है, तो वो एक नमक मज़दूर था और नमक मज़दूरी छोड़ के वो बेलदारी में शहर आ गया और उन्हीं जगहों पे बेलदारी कर रहा है जिन जगहों के कारण नमक मज़दूरी उसकी छूटी। ठीक है, तो कच्छियत
के अतीत और कच्छियत के भविष्य के बीच में लटका हुआ जो प्रेत है उसको लालजी कहते हैं। और वो लालजी मुझे मिला तो, लेकिन उस रूप में नहीं जिस रूप में पहली बार मिला था, क्योंकि वो खुद जो है अपना वो रूप भूल चुका है। वो अब फेसबुक करता है और फेसबुक पे मुझसे चैट करता है। ये चीज़ें बदल गई हैं। ये मेरी तरफ से आखिरी सवाल है कि आपने एक जगह बिजली पानी का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी का भी जिक्र किया है कि युवाओं में बातचीत उनकी हो रही है। अभी हाल ही में आपने आउटलुक में एक लेख भी लिखा जिसमें आप उसी कच्छ और गुजरात में लोगों से बातचीत के आधार पर लिखते हैं कि आम आदमी पार्टी को लेकर, आम आदमी पार्टी की वहाँ क्या स्थिति है। आम आदमी पार्टी भी पूरी जोर आजमाइश वहाँ कर रही है। क्या चल रहा है, मतलब जो गुजरात मॉडल था जो हमें पूरे देश की जनता को 2014 से पहले दिखाया गया था, अब एक नया मॉडल है दिल्ली मॉडल। क्या गुजरात मॉडल पे दिल्ली मॉडल भारी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है? हमको लगता है ये दोनों मॉडल विरोधी नहीं हैं। गुजरात मॉडल हो चाहे दिल्ली मॉडल हो, ये दोनों एक ही टेम्पलेट से पैदा हुए हैं। दोनों जो मूल आर्थिकी है नियोलिबरल इकोनॉमी की, वहीं की पैदाइश हैं। फ़र्क इतना है कि गुजरात का मॉडल थोड़ा एग्रेसिव है और दिल्ली वाला मॉडल जो है थोड़ा कोर्स करेक्शन जैसा है। ठीक है, तो गुजरात मॉडल और दिल्ली मॉडल में संबंध ये है कि गुजरात मॉडल जहाँ फेल होगा वहाँ दिल्ली का मॉडल घुस के उसको जो है जस्टिफाई करेगा। ठीक है, तो अगर गुजरात में 20 साल पुराना गुजरात मॉडल फेल हो रहा है वास्तव में, तो दिल्ली मॉडल उसको टक्कर नहीं दे रहा है। दिल्ली मॉडल कोर्स करेक्शन के तौर पे वहाँ आ रहा है थोड़ा सा, ताकि जनता की आंख में धूल झोंक दी जाए और वापस गुजरात मॉडल पटरी पे आ जाए। ठीक है, तो दोनों पूरक हैं। अरविंद केजरीवाल भाजपा को हराने नहीं जा रहे हैं, भाजपा की ज़मीन को थोड़ा और मजबूत करने बचाने जा रहे हैं वहाँ पे। काफ़ी लंबी बातचीत हुई, अच्छी बातचीत हुई मेरी तरफ से। अगर कुछ मैंने ना पूछा हो, आप जोड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ बोलें। जोड़ना क्या है, किताब पढ़िए। जो लोग भी सुनेंगे उनसे यही गुजारिश है, किताब पढ़िए। और इसलिए नहीं पढ़िए कि कोई बहुत मौलिक चीज़ लिखी हुई है, हर आदमी जो देखता है वो मौलिक ही होता है, लेकिन इसलिए पढ़िए ताकि जो राजनीति इस देश में चल रही है और जो आने वाले समय में भी चलेगी, उसको थोड़ा समझा जा सके कि नेग्लेक्टेड कोनों का भी इस्तेमाल ये व्यवस्था कैसे करती है अपने हित में। कच्छ वैसा ही एक नेग्लेक्टेड कोना रहा है इस देश का। तो अगर कच्छ को हम समझते हैं तो हम अपने इर्द गिर्द के भी नेग्लेक्टेड जगहों को समझ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। आप जो भी लोग देख रहे हैं, अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो मेरे हाथ में किताब दिख रही है, ये राजकमल पब्लिकेशन से आई है और सर ने कहा कि आपको पढ़ना चाहिए ताकि आप इतिहास को समझ सकें। लेकिन मैं खुद 2 दिन में इसको पढ़ के ख़त्म किया हूँ, तो मुझे लगता है कि भाषा को और एक मतलब अपने जहाँ भी आप जाते हैं उसके आसपास के इलाकों को देखने और समझने का भी एक नज़रिया आपको मिलता है। तो इसलिए भी किताब पढ़ सकते हैं। किसान आंदोलन के दौरान का भी जिक्र आया है कि कैसे यहाँ किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे और कच्छ में जाके प्रधानमंत्री सिख किसानों से मिल रहे थे। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप कच्छ कथा पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें इतना समय देने के लिए। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।